नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संपदा में आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जल। अभी तक हम लोगों ने वायु के बारे में बात कर ली है, लेकिन अगर हम जैसे वायुमंडल की अपनी बात करते हैं उसमें जो अगर वायु एक इम्पॉर्टेंट है तो जल की भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है। जल की क्या भूमिका है, जल कैसे सब मेंटेन कर रहा है, इसको समझने के लिए हमें बुक खोलनी होगी। तो बच्चों, अगर हम जल की बात करते हैं तो जल का आपको देखो कह रहे हैं एक अद्भुत द्रव है। यहाँ पे अब अद्भुत द्रव क्यों कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं दिया है टॉपिक का नाम। तो देखते हैं कि ये हमारी जो पृथ्वी है, हम जानते हैं करीब ये 73 to 75% जल से घिरी हुई। अगर इस पृथ्वी का देखें तो एक अच्छा खासा भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। और ये भूमिगत भी होता है, मीन्स हमें ऊपर तो दिखाई देता है, हमें धरती के अंदर से भी जल मिलता है। और जल की कुछ मात्रा जो होती है वो हमें जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी हमें पाई जाए, एक उसको वो पाई जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल जो होता है वो या तो समुद्र में होता है या महासागरों में होता है। तो हम एक इसको बड़ा एक कभी-कभी अचंभा सा होता है कि जब हम कहते हैं हमारा पृथ्वी का इतना बड़ा परसेंटेज जल से घिरा हुआ है, लेकिन हर जगह देखते हैं जल की समस्या हो रही है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो हमें जो महासागरों में या ओशंस में जो हमें जल मिल रहा है वो खारा है, और वो हम उसका एक हम अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते, पीने में या सफाई करने में या किसी और कार्य करने में हम उस खारे पानी का यूज नहीं कर सकते। हमें जो जल प्राप्त हो रहा है जिसको हम कहते हैं शुद्ध जल, जिसको हम एक पेय के रूप में ले सकते हैं, मीन्स उसको प्रोसेस थोड़ा करके हम उसका वो जो एक हम रोज अपनी लाइफ में जिस प्रकार का जल यूज कर रहे हैं वो उसको हम शुद्ध जल कहते हैं। और वो जो शुद्ध जल है वो बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों और बर्फ से ढके पहाड़ों में पाया जाता है। तो अगर हम देखें, हम सी है, ओशंस हैं, हम वहां जाना तो पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमें वहां पे प्यास लग रही है हम वो पानी नहीं पी सकते। लेकिन यही अगर हम किसी नदी के किनारे हो हम वो पानी पी सकते हैं, अगर वो प्रदूषित नहीं है। ठीक है। तो ये जो नदियां कैसे बन रही हैं, ये जो हिम पर्वत हैं, जो ऊपर ग्लेशियर्स हैं, वो जब मेल्ट होते हैं, वो नीचे आते हैं, वो बर्फ जब आपका चेंज होती है द्रव रूप में, वो नदियों रूप में आती है, और वो जल हम उसका यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। मीन्स जो हमारे घर में सप्लाई आ रहा है पानी का, वो जो नदियां हैं उनसे ही पानी एक लिया जा रहा है, उसको प्रोसेस करा जा रहा है, पाइप के थ्रू भेजा जा रहा है हर घर में। तो भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। तो एक ओशंस का पानी शुद्ध नहीं है, लेकिन जो अगर भूमिगत जल है, हम ट्यूबवेल लगाते हैं, हम समरवेल लगाते हैं, हम धरती से पंप से पानी को खींचते हैं, वो शुद्ध जल होता है। मीन्स वो खारा नहीं होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हर स्थान पे या अगर कहीं भूमिगत जल के हर स्थान पे अवेलेबल नहीं है, और उसके साथ साथ क्या है कि उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो धरती के और नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि हमने वो पानी को एक सुरक्षित रख पा रहे हैं। वो कच्ची जमीन नहीं है जो उस जल का अवशोषण कर सके, और जल ऐसी ही हमारा नालियों में बह के इधर उधर एक फैल रहा है, वो किसी कार्य में यूज नहीं आ पा रहा है। और इस कारण क्या होता है, गर्मियों में जल की एक अधिक कमी हो जाती है, क्योंकि वो इवापोरेशन इतना ज्यादा होता है, तो जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं, वर्षा नहीं होती है, तो उनमें और जल आता नहीं है, और प्लस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है।
तो ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, वहां लोगों को क्या होता है, काफी दूर जाना पड़ता है जल लाने के लिए, और वो काफी एक प्रॉब्लम से उन पास होते हैं। और अब तो ग्रामीण नहीं है, अच्छे बड़े बड़े शहरों में भी जल संकट अब सबके सामने आता जा रहा है। जहाँ हमेशा हमें एक जल प्राप्त होता था, अब बीच बीच में वो कट हो जाता है। और कब कितनी जगह हमारे टैंकर्स जा जाके वहां की टंकियों में पानी भरते हैं। तो मेन हमारा जो प्रॉब्लम हो रही है कि जल का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। जल जो वर्षा होती है वो हमारा जल वो है, वो धरती में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा भूजल है वो भी कम होता जा रहा है। और क्योंकि वो कच्ची जगह नहीं बची हैं, तो वहां पे तालाब है, वहां पे बिल्डिंग्स बन गई, तो तालाब नहीं बन पा रहे हैं कि वर्षा का जल उसमें इकट्ठा हो पाए। तो इस कई ऐसे कारण हो रहे हैं जिसके कारण जल की एक समस्या इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन और अब आपसे ये एक बात कह रहे हैं, लेकिन जल इतना इतना अधिक आवश्यक क्यों है? और जल की आवश्यकता क्या सब प्राणियों को होती है? अब बताइए, इसको हम एक्सप्लेन करें? चलिए करते हैं। ये हम जानते हैं कि अगर हम आज अगर हमें सुबह से रात तक देखें, हम कितने प्रकार से जल का यूज करते हैं, है या नहीं है? पीने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना? और इसी प्रकार जो हमारे पेड़ पौधे, उनको भी जल की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं तो वो उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। और ये जो हमारा है, जो सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर होती हैं, वे जल में घुले पदार्थों में होती हैं। और दूसरा जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर का एक भाग दूसरे भाग के में पदार्थों का संबंध घुली हुई अवस्था में करता है। तो जल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो इसलिए है कि जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, तो हर चीज क्या हो रहा है, ब्लड में भी हमारा एक काफी परसेंटेज वाटर का होता है, और उसमें ही सारे न्यूट्रिएंट्स घुलते हैं, और वो जब हमारे पूरे शरीर में जाता है तो हर कोशिका अपना वो न्यूट्रिशन उससे ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जल की आवश्यकता है। और स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। और वो शुद्ध जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो खारा जल होता है, उस वो हम बॉडी हमारा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। तो हमारा बॉडी का जो एक सिस्टम बना है कि कितना परसेंटेज सॉल्ट हमारे बॉडी में जाना चाहिए, कितना जल जाना चाहिए, उसमें अगर हमारा बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा जीवन खतरे में आ जाता है। इसलिए प्राणियों पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत की एक आवश्यकता होती है। चाहे हम प्लांट्स का ले लें, चाहे हम किसी प्रकार के जीव का ले लें। तो जैसा आपको ये बताया हमने इसमें कि जितना हमारे बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा है और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो भी एक घुली अवस्था में जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी में वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही इफेक्ट पड़ जाएगा उसमें। तो यहाँ आपको एक ये क्रियाकलाप बता रखे हैं जिसमें आप जो विभिन्न जो जल के स्रोत हैं, चाहे नदी है, तालाब है, झील है, उसमें का आप ऑब्जर्व करें, और उसमें करें कि उसके आसपास आपके ये कितने नदी तालाब हैं और कितने आपके पौधे और जंतु हैं। और इन सबको आप एक उनकी गणना करें, और फिर आप देखें जब आप उस एरिया से कंपेयर करें जहां पर जल एक प्रेजेंट नहीं है या काफी कम मात्रा में है, तो वहां पे कितने पशु पक्षी मिल रहे हैं, वहां पे कितने आपको पेड़ पौधे मिल रहे हैं। तो आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि जहाँ पे वाटर का सोर्स है वहां पे आपको जीवन भी अच्छा मिलेगा, जहाँ वाटर का सोर्स नहीं है वहां पे जीवन भी आपको कम मिलेगा। सिंपल आप सोच लीजिए
कि जो हमारे जहाँ पे नदियां हैं वो आसपास का एरिया सोच लीजिए, और रेगिस्तान का सोच लीजिए जहाँ पे जल का अभाव है। रेतीली सी जगह मिलती हैं, पूरे रेत के पहाड़ देखने को मिलते हैं। गर्मी इतनी होती है कि वहां पे कुछ ही प्रकार के प्राणी हमें देखने को मिलते हैं, हर प्रकार के हमें प्राणी भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि कुछ ही प्राणी जो हैं वो उस एटमॉस्फेयर में अपने को अडेप्ट कर लेते हैं और रह लेते हैं। लेकिन जो हाँ एक हम कहें रेगिस्तान, और एक आप देख लीजिए जो लैंड एरियाज हैं, है ना, जहाँ जहाँ आपकी रिवर्स हैं, तो वहाँ के जीव उस रेगिस्तान में रहने के उसमें नहीं इतना उनका बॉडी अडेप्ट कर सकता है। तो इस प्रकार आप ये तो आप इतने बड़े क्लास में हैं तो हम ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कैसे कैमल कम पानी में भी जीवित रह सकता है। लेकिन अगर हम देखें हमारे जो गाय हैं, कुत्ते हैं, वो उस रेगिस्तान में नहीं रह सकते क्योंकि वो उस टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाएंगे, और उनको जो बाकी जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार ये आपके क्रियाकलाप हैं, इनको आप कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये जो हमारे क्रियाकलाप, एक आपका यहाँ ये दूसरा दे रखा है, तो अपने विद्यालय के समीप आप एक भूमि को चुन लें और उसी प्रकार उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पौधों तथा प्रत्येक स्पीशीज के जीवों की संख्याओं की गणना कीजिए। और उस स्थान की गणना वर्ष में 2 बार करें, एक बार गर्मी और एक बार सूखे के मौसम में। तब भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेन आपको यहाँ पे यही बताया गया है कि जब जल होता है तब जीवन किस प्रकार चलता है, और जब जल की कमी होती है तो जीवन किस प्रकार चलता है। तो यहाँ देखिए कि जल की मात्रा की उपलब्धता का संबंध पौधों और जंतुओं के प्रकार तथा उनकी संख्या से होता है। और इसलिए आप देखते हैं कि गर्मियों में कैसा एक आपको जो मई जून की गर्मी जब पड़ती है तो कैसे आपको अपने आसपास के एरिया बिल्कुल एक गर्म तपते हुए प्राणी आपको बड़े ड्राई से देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वर्षा हो जाती है वही आपको एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये एक है कि जो जल है वो एक जीवन को एक अच्छा बनाने के लिए बहुत एक आवश्यक होता है। तो जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीशीज के वर्ग जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को ही निर्धारित नहीं करती। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीशीज के वर्ग जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को ही निर्धारित नहीं करती, उसके साथ साथ वो क्या करती है, वहां के जीवन में विविधता को भी निर्धारित करती है। उसी के कारण हमें क्या है एक विविधता देखने को मिलती है कि जल अधिक है, अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, जल कम है, अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। और यहाँ आपसे ये भी एक बात कह रहे हैं, खाली हम जल पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि हम देख रहे हैं हमें लैंड, एयर, वाटर तीनों चाहिए। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही कहीं की वनस्पति, कहीं के जीव जंतु उसी प्रकार वहां एक अपना आवास में रहते हैं। तो उसमें ये भी एक डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है कि जब हर जो एरिया है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो कहीं हमें पथरीला एरिया मिलता है, कहीं हमें जल की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, कहीं हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है, कहीं हमें इन सब का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। तो आप अगर उनकी कल्चर को, वहां पे जीव जंतुओं को एनालाइज करेंगे तो हमें उसमें भी एक वेरिएशन देखने को मिलता है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार उस एटमॉस्फेयर में वो जीवों ने अडेप्ट कर रखा है। लेकिन वो जब अपने उस एरिया से इधर उधर जाते हैं तब उनका जीवन संकट में आ जाता है।
तो हम जिस जलवायु के बीच में रह रहे हैं, अगर वो हमें एक उस रूप में मिलती रहे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। तो पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग पानी से विद्यमान है। भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है और अधिकांशतः जल के स्रोत हैं सागर, नदियां, झरने एवं झील। और जल की कुछ मात्रा हमें जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। शुद्ध जल की बात करें तो यह हमें बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। और भूमिगत जल नदियों, झीलों, तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। जल की आवश्यकता की बात करें तो जल शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जल मानव शरीर की कोशिकाओं, कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संघटक है। जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जल के माध्यम से होती हैं। तो ये आपके जो उसमें दे रखा था या मैंने पॉइंट्स में दे दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम आपको बता देते हैं और कुछ हम बुक में भी मार्क करवाते हैं। आपका काम है रिवाइज करते रहें, रिव्यू करते रहें, पढ़ते रहिए। ये कोई रटने वाली बात नहीं है। 2-3 बार पढ़ लिया, एक आपको नॉलेज गेन हो जाती है, फिर आप आंसर्स इजीली दे सकते हैं। पहले समझिए, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं जिसमें हम जल प्रदूषण की बात करेंगे। बाय।